हेलो एवरीवन। आज का पाठ है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण, निदान यानी डायग्नोसिस शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होता है, जो रोगी का इलाज करने से पूर्व उसके लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का उपचार करने से पहले यह पता करता है कि रोगी को क्या परेशानी है, कितनी है या बीमारी किस प्रकार की है, तत्पश्चात ही डॉक्टर उस बीमारी या परेशानी का उपचार करता है। ठीक उसी प्रकार इन परीक्षाओं के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि गणित के अध्ययन में छात्रों की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, वे कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं तथा क्यों करते हैं आदि। इस प्रकार यही जानना या पता करना निदान कहलाता है। अतः गणित में बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, नैदानिक या निदानात्मक परीक्षाएं कहलाती हैं। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। इन परीक्षाओं में उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक कमी या गलती के कारणों का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण विषय वस्तु को विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है तथा प्रत्येक भाग से संबंधित नियमों, सूत्रों, संक्रियाओं आदि को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसमें दिए गए प्रश्न किसी एक प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को अधिगम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। निदानात्मक शिक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत हैं। गुड के मतानुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। योकम व सिम्पसन के मतानुसार निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। मर्सेल के मतानुसार जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण या शैक्षिक निदान कहते हैं। निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य गणित विषय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, गणित संबंधी विशिष्टताओं एवं कमजोरियों का पता लगाना, गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित बनाना, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना, उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। निदानात्मक शिक्षण निदान हेतु महत्वपूर्ण चरण। शैक्षिक निदान के मुख्य रूप से 5 चरण माने जाते हैं, जिसके आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। पहला, सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यानी समस्याग्रस्त बालक की पहचान की जाती है। इसके हेतु हम विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसके उपरांत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि त्रुटियां कहाँ हैं, अर्थात बालक जहाँ गलती कर रहा है वह क्षेत्र कौन सा है। तीसरा, कठिनाई की प्रकृति जानने के बाद यह जाना जाता है कि त्रुटियों के कारण क्या हैं। यह प्रक्रिया जटिल है, ज़्यादातर इसमें शिक्षक का तर्क कार्य करता है। चौथा, कारण पता हो जाने के बाद इस पर विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, यह समस्या की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। पाँचवां, उपचार देने के बाद ही यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इसके परिणामों को ध्यान में रखकर यह भी विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि वे समस्याएं उत्पन्न ही न हों। निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता एवं महत्व। इन परीक्षणों की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला, शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों की ही नहीं, अपितु सामान्य बालकों की भी होती है। दूसरा, निदानात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता बालकों की विषयगत व विशेष इकाई में कठिनाई स्तर जानने में पड़ती है।
तीसरा, कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्नों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने हेतु इसकी आवश्यकता पड़ती है। चौथा, विषय वस्तु के विश्लेषण के अतिरिक्त मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी शैक्षिक निदान की आवश्यकता होती है। पाँचवां, शैक्षिक निदान इस तथ्य का भी पता लगाता है कि छात्र किन किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर पा रहा है। छठा, शैक्षिक निदान की आवश्यकता अध्यापक को पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने हेतु होता है। सातवां, शैक्षिक निदान द्वारा बालक की वांछनीय एवं वास्तविक उपलब्धियों की दूरी को समाप्त किया जा सकता है। आठवां, स्कूल में अपव्यय व उपरोधन के कारणों को जानने का अच्छा साधन है। बालक विद्यालय क्यों छोड़ते हैं तथा जिस उद्देश्य हेतु उन्होंने प्रवेश लिया था वह पूरा हुआ या नहीं, इसके कारणों का पता लगाना। नौवां, अच्छे निर्देशन, परामर्श एवं शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। 10वां, छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में सहायक है। 11वां, शैक्षिक निदान मूल्यांकन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करता है। 12वां, निदानात्मक परीक्षाओं में निश्चित समय नहीं दिया जाता है। आवश्यकतानुसार यह एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है। 13वां, निदानात्मक परीक्षाओं में बालकों को अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन से प्रश्न त्रुटिपूर्ण हैं अथवा बालकों ने हल ही नहीं किए हैं। 14वां, किसी विशेष क्षेत्र में बालकों की कठिनाई और कमजोरी दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का उपयोग होता है। ब्लेयर या जॉन्स के उपचारात्मक शिक्षा के विषय में कहा है उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है। यह उसे प्रेरणा और आंतरिक विधियों के द्वारा उसकी क्षमता के अनुसार उच्च मापदंड तक पहुंचाती है। यह कठिनाइयों के सतर्कतापूर्ण निदान पर आधारित तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल होती है। निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि विश्लेषण और विवेचन के कार्यों के अतिरिक्त उनको पृथक करना कठिन है। उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए अध्यापक को निम्न सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित किया जाए। दूसरा, उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए एवं उसके कार्यान्वयन में सावधानी से काम लिया जाए। तीसरा, अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए। चौथा, उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालकों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो। पाँचवां, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। छठा, उपचार विधि की यह विशेषता होनी चाहिए कि उससे विद्यार्थी को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सके। सातवां, प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। आठवां, कार्यानुभव हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। नौवां, अध्यापकों को भी निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा के वर्ग बनाते समय कमजोर बालकों को एक ही वर्ग में रखा जाए तो अध्यापक उनकी प्रगति में सहायक हो सकता है। कक्षा में ऐसे बालकों की संख्या 20 से 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कमजोर छात्रों में व्यक्तिगत परामर्श द्वारा अध्यापन संबंधी वांछनीय आदतों का विकास किया जा सकता है। गणित में सफलता के लिए नियमित अभ्यास का कार्यक्रम आवश्यक है। कमजोर बालकों के अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला, कक्षा में गणित की समस्याओं को हल करते समय छात्रों का ध्यान विशेष रूप से उन प्रत्ययों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि की ओर खींचा जाए जिसमें छात्र त्रुटियां करते हैं। दूसरा, कमजोर छात्रों के लिए मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग कर प्रत्ययों को स्पष्ट किया जाए।
तीसरा, छात्रों को कक्षा में तथा कक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परामर्श देकर गणित के सीखने में सहायता की जानी चाहिए। चौथा, छात्रों के लिखित कार्य में सुधार यथासंभव उनके समक्ष ही हो तथा सुधरी हुई त्रुटियों को छात्र फिर से न दोहराएं। पांचवा, कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए। छठा, छात्रों में शुद्ध तथा बड़ा लिखने की आदत डाली जाए जिसमें उन्हें गणना करते समय सुविधा रहे। सातवां, कक्षा में उदाहरणों का चयन विषय वस्तु के विस्तार एवं कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाए। आठवां, अंक गणित तथा बीज गणित के आधारभूत उप विषयों को पढ़ाते समय पूरी सावधानी बरती जाए। दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, एकिक, नियम, समीकरण, लेखाचित्र आदि गणित के आधारभूत उपविषय हैं जिनका व्यापक प्रयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। इन उपविषयों को अत्यंत सावधानी से पढ़ाया जाए। 9वां, श्यामपट्ट पर लिखी हुई सामग्री व्यवस्थित, स्पष्ट एवं उपयोगी होनी चाहिए। श्यामपट्ट कार्य का विकास छात्रों के सक्रिय सहयोग से किया जाए। 10वां, कक्षा में छात्रों को जागरूक रखने के लिए प्रभावी प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया जाए। 11वां, समस्याओं को हल करने से पहले छात्रों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि क्या ज्ञात करना है तथा अभीष्ट उत्तर कैसे ज्ञात किया जाना चाहिए। समस्याओं की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो। 12वां, छात्रों को कक्षा में सोचने तथा तर्क करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। 13वां, प्रत्येक उपविषय के अभ्यास प्रश्न छात्र स्वयं करे तथा विभिन्न प्रत्ययों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों आदि का विवेचन कर याद करें जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास हो। 14वां, कमजोर छात्रों को मौखिक तथा मानसिक गणित करने का पर्याप्त अभ्यास कक्षा में देना चाहिए। 15वां, ऐसे छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रखर बुद्धि बालकों में पर्याप्त रूप से अपनी योग्यताओं को विकसित करने का अवसर प्राप्त न होने से वे बेचैन रहते हैं तथा उनका मन कक्षा के वातावरण में न लगकर इधर उधर भटकने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें आवश्यक परामर्श एवं उनका मन कक्षा के वातावरण में न लगकर इसके अतिरिक्त यदि उन्हें आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वे असामाजिक कार्यों में भाग लेने लगते हैं तथा उनकी प्रवृत्ति बाल अपराधी यानी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की ओर मुड़ जाती है। कक्षा कार्य उनको फीका लगने लगता है। अतः प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति के सदुपयोग के लिए प्रभावी एवं आकर्षक अध्ययन विधियों का इस्तेमाल आवश्यक है ताकि उन्हें उपयोगी कार्यों में व्यस्त रखा जा सके। प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, प्रतिभाशाली बालकों को सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से कार्यरत रखा जाना चाहिए। दूसरा, इनको आधुनिक गणित की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। तीसरा, इन बालकों को व्यवस्थित सामग्री के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। चौथा, इन बालकों के शिक्षण में निगमन, संश्लेषण, प्रयोगशाला, ह्यूरिस्टिक एवं प्रोजेक्ट विधियों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, इन बालकों के सम्मुख स्थूल तथा प्रत्यक्ष वस्तु के स्थान पर गूढ़ यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रत्यय सीधे ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। छठा, इन बालकों के मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। सातवां, अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे बालकों को गणित के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गणित संबंधी इतिहास, गणित का विकास, पत्रिकाएं तथा संबंधित साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आठवां, ऐसे बालकों के लिए मानसिक एवं मौखिक गणित की अपेक्षा लिखित गणित पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नौवां, ऐसे बालकों को कभी कभी कक्षा में पढ़ाने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिए। ऐसा करने से उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। 10वां, प्रतिभाशाली छात्रों के समक्ष कक्षा में कुछ समस्याओं को चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। 11वां, ऐसे बालकों से अध्यापक को गणित शिक्षण संबंधी आकर्षक सहायक सामग्री बनवानी चाहिए। 12वां, प्रतिभाशाली बालकों को एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने को प्रोत्साहन देना चाहिए। 13वां, प्रतिभाशाली बालक गणित की खोजों में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतः उन्हें गणित संबंधी नवीन आविष्कारों को सीखने एवं जानने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए।
अभ्यास प्रश्न संख्या 1 उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल हैं ऑप्शन 1 समूह अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन 2 निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2 अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है ऑप्शन 1 उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन 2 निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन 3 उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन 4 सूक्ष्म शिक्षण। यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न संख्या 3 गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है ऑप्शन 1 व्यवहारगत उद्देश्य, ऑप्शन 2 सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन 3 विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन 4 प्राप्त उद्देश्य। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, प्राप्त उद्देश्य। प्रश्न संख्या 4 यदि ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा ऑप्शन 1 आकृतियों के वर्गीकरण करने का, ऑप्शन 2 वैसी आकृतियों को खींचने का, ऑप्शन 3 आकृतियों की प्रशंसा करने में, ऑप्शन 4 गणित परिषद पट्ट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने में। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, आकृतियों के वर्गीकरण करने का। 5वां प्रश्न है यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे ऑप्शन 1 लिखित कार्य, ऑप्शन 2 मौखिक कार्य, ऑप्शन 3 निदानात्मक कार्य, ऑप्शन 4 उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक कार्य। प्रश्न संख्या 6 निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है ऑप्शन 1 छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, ऑप्शन 2 छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, ऑप्शन 3 छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, ऑप्शन 4 छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। प्रश्न संख्या 7 कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन 1 निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, ऑप्शन 2 उपलब्धि परीक्षण के बाद, ऑप्शन 3 निदानात्मक परीक्षण के पहले, ऑप्शन 4 उपलब्धि परीक्षण से पहले। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। प्रश्न संख्या 8 छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं ऑप्शन 1 उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन 2 निष्पत्ति परीक्षण, ऑप्शन 3 निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 4 विकल्प 1 व 2 दोनों। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, विकल्प 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 9 यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है जैसे 12 जमा 5 बराबर 16 तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन करने के लिए आवश्यक है ऑप्शन 1 प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, ऑप्शन 2 छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करें, ऑप्शन 3 त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उसके श्यामपट्ट पर हल करवाएं, ऑप्शन 4 छात्र को गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह दें। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उसके श्यामपट्ट पर हल करवाएं। प्रश्न संख्या 10 मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है ऑप्शन 1 मंदबुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 2 निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन 3 सृजनात्मक परीक्षण, ऑप्शन 4 विश्लेषणात्मक परीक्षण। यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न संख्या 11 निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है ऑप्शन 1 अध्यापक व छात्र में निकट संबंध, ऑप्शन 2 कार्य अनुभव, ऑप्शन 3 अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है ऑप्शन 1 मंदबुद्धि बच्चों के लिए, ऑप्शन 2 पिछड़े बच्चों के लिए, ऑप्शन 3 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। प्रश्न संख्या 13 अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है ऑप्शन 1 उपचार, ऑप्शन 2 निदान, ऑप्शन 3 त्रुटि, ऑप्शन 4 विचार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, निदान। प्रश्न संख्या 14 निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन 1 अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, ऑप्शन 2 पिछड़े बालकों की पहचान करना, ऑप्शन 3 छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 निदानात्मक परीक्षण का महत्व है ऑप्शन 1 निर्देशन में, ऑप्शन 2 शिक्षण में, ऑप्शन 3 उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 16। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1, छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना। ऑप्शन 2, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। ऑप्शन 3, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। ऑप्शन 4, छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। प्रश्न संख्या 17। कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। ऑप्शन 2, गणित विषय को 2 कालांश देना। ऑप्शन 3, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4, गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं से के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।